आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हंसवाहिनी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती आपके जीवन में वो तमाम खुशियाँ दे, जिस एग्ज़ाम को आप दें, सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो, जिस इच्छा की कामना करते हैं आप, वो इच्छा पूर्ति हो जाए। यही हम माँ सरस्वती से आप सबके लिए मैं कामना करता हूँ और बिंदास आज के दिन आप बिल्कुल पूजा-पाठ भी किए होंगे और बुनिया साथ में सेब भी खाए होंगे। लेकिन एक आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। कंपटीशन बीपीएससी तैयारी 4 जब भी आएगा, धनाधन शानदार होगा, जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं फिलहाल बीपीएससी तैयारी 4 को लेके मैं फिर बता दूँ, ये जीएस, जीके जीएस का ये खंड हम बता रहे हैं, जीके जीएस ये कॉमन पेपर मैंने क्या लिखा है जीके जीएस जो साइंस है 1 टू 5 में भी ये आएगा, छठी से 8वीं में भी आएगा, 9वीं से 10वीं में भी आएगा और 11वीं से 12वीं में भी आएगा। और छठी से लेके 12वीं तक के आपको पता है, जो कॉमन पेपर आता है जीएस का 40 में जो 8 नंबर जो पूछेगा 8 नंबर आपका साइंस से होगा, वही साइंस का ये क्लास छठवां है। मैंने लिखा है बीपीएससी टीआरई 4 पेपर यहीं से बनेगा, जीके जीएस का हम यही कामना करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं या परेशानी है? एक ने प्रश्न किया सर जो आप नोट्स दे रहे हैं सर यानी टोंट मारने के लिए, बिल्कुल टोंट लगता है आपने मेरा पहली क्लास किया है, ये छठवां क्लास है। ये बिल्कुल एसपीडी पब्लिकेशन का है और धन्यवाद भी देते हैं एसपीडी पब्लिकेशन का। और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कोई स्पेशल बीपीएससी के लिए इसका बुक नहीं आता है। लेकिन एसपीडी पब्लिकेशन आपको पता है, आप बहुत सारे एग्ज़ाम रेलवे, बैंकिंग सब में भी इनका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो मैंने वहीं से वन लाइनर फॉर्म में और एनसीईआरटी बेस्ड 39 पेज का ये मेरा नोट्स है, जिस नोट्स की प्राप्ति आप नौकरी तक नौकरी तक के प्ले स्टोर से आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाएँगे और प्ले स्टोर में नौकरी तक क्या डालेंगे? नौकरी तक आप मारेंगे NAUKARI नौकरी स्पेस TAK ये डालेंगे स्लाइड कीजिएगा। जैसे ही आप मोबाइल को ये आपका मोबाइल है, मोबाइल को जब स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 के बाद नौकरी तक एप्लीकेशन दिखेगा। 10 के जब क्लिक कीजिएगा 10 के डाउनलोडिंग है, यानी 10,000 से ऊपर डाउनलोडिंग है। हज़ारों छात्र इसमें पढ़ भी रहे, डाउनलोडिंग करके आप पढ़ सकते हैं और वहीं पे जब डाउनलोडिंग कर लीजिएगा तो यहीं पे आपको रामबाण बुक करके मिलेगा। रामबाण रामबाण बुक रामबाण बुक रामबाण बुक करके मिलेगा और इसमें जो है 39 पेज का मात्र है। 39 पेज का मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ और ये ₹96 दिखेगा, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे बाय कीजिएगा तो ₹106 हो जाएगा। चूँकि ब बिहार सरकार, भारत सरकार को टैक्स जाता है, तो इतना आपको पे करना होगा और इस बुक का प्रिंट आप निकाल के पढ़िए। ठीक है? ये क्लास छठवां होगा। क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लास की हम अब शुरुआत करते हैं। अभी साइंस का लिए है, सरस्वती पूजा है तो और मन से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला सवाल आज का लेते हैं, प्रकाश की जो चाल है, स्पीड ऑफ द लाइट प्रकाश की जो चाल है ये पूछ रहा है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो बोलिएगा निर्वात में होती है। निर्वात यानी जहाँ हवा मीडियम नहीं होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में होती है। दूसरा सवाल देखिएगा, प्रकाश वेग प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने पता लगाया था? तो कहिएगा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। रोमर ने प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, सर्वप्रथम पता लगाया था, रोमर ने पता लगाया था और प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है और यही निर्वात का बात किया जा रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वेरी, वेरी इंपोर्टेंट 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। एम मतलब मीटर पर सेकंड यानी निर्वात में मैंने बताया ना प्रकाश की जो चाल है सर्वाधिक सबसे अधिक कौन से मीडियम में होती है? तो निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई? जानेंगे ना। तो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई सबक तो नहीं? कोई टेंशन तो नहीं? बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़िएगा। और जितने भी साथी आप पढ़ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ जब आप वीडियो पे क्लिक करते हैं
तो इस आशा के साथ नहीं बल्कि इस उम्मीद के साथ क्लिक कीजिए कि आप मिनिमम 25 मिनट हमें नहीं अपने आप को दे सकते हैं। कान में ईयरफ़ोन लगाइए, आप बैठते हैं तो सुनते रहिए, लेकिन सुनिए, सुनने से भी आपका दिमाग में बहुत सारी बातें याद होगा। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न अगला है, लीजिएगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है, आकाश यानी स्काई काला क्यों दिखाई देता है? काला क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन में रहेगा सूर्य प्रकीर्णन के कारण, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको हम एक चीज़ लेके चलते हैं, एक चीज़ लेके चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ लेके आपको हम चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आकाश काला क्यों दिखाई देता है? ठीक है? चलिए, यहाँ देखिए साहब, ये देखिए अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश, चलिए यहाँ देखिए, अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है, वह काला इसलिए दिखाई देता है, इसलिए हम जो आकाश को देखते हैं, अभी जो आकाश को ऊपर देखिएगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जब आकाश को ऊपर देखिएगा, तो नीला दिखाई देता है। तो नीला क्यों दिखाई देता है? हम जब पृथ्वी पे हैं, फिलहाल हम लोग पृथ्वी पे हैं, जहाँ गुरुत्वाकर्षण है, जहाँ वायुमंडल है, जिस वायुमंडल में हम जी रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ, सब गैस है, तमाम गैस है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस में जाते हैं, जो वायुमंडल से ऊपर चले जाते हैं, जहाँ कोई हवा नहीं है, वहाँ कोई हवा नहीं है, तो वहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री जो अपने स्पेस जो ऊपर देखेगा तो उसको आकाश काला दिखाई पड़ता है। मान लीजिए ये अंतरिक्ष यात्री है और जब वो आसमान को देखता है तो काला दिखाई पड़ता है। देखिए ना काला क्यों? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल यूँ कहे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश इसलिए दिखाई देता है चूंकि वहां अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी पे, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, अभाग से मेरा नाम भी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे वायुमंडल के कण सूर्य के प्रकाश को फैलाते हैं, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए कोई माध्यम कोई माध्यम न होने के कारण वहां अंधेरा और कालापन ही रहता है। कहानी समझे ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यानी आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? चूँकि पृथ्वी पे वायुमंडल होता है और वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है। तो कहीं न कहीं धूल कण है वायुमंडल में, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, तो आपस में जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आता है, तो वायुमंडल में जो धूल कण है उससे टकराकर प्रकाश फैलता है, तो पृथ्वी पे बैठे लोग पृथ्वी से आकाश को देखेंगे तो नीला दिखाई देगा। लेकिन लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, वायुमंडल से ऊपर, पृथ्वी से ऊपर, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई माध्यम नहीं होता है। वहाँ पे अंतरिक्ष में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए कोई माध्यम न होने के कारण वहाँ अंधेरा या कालापन दिखाई देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिए? चलिए, चलिए अगला सवाल लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर है तो वन लाइनर फॉर्म में पढ़िए, ठीक है? अच्छा लगेगा। समुद्र का जल समुद्र का जल जो नीला दिखाई देता है, नीला वेरी वेरी क्यों? तो प्रकाश के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब क्या? स्कैटरिंग, लाइट का स्कैटरिंग होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र जो सी होता है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगला सवाल। जो आकाश में रात में जब जो स्टार्स को देखते होंगे, तारे को देखते होंगे, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आपका जवाब होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला देखिए, रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बोलिएगा वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इसका मतलब समझिए, जो आपका आँख है, हम कहते हैं ना हम आँख से देख रहे हैं,
लेकिन आँख के अंदर भी रेटिना है, जहाँ प्रतिबिंब आप यूँ ही नहीं देखिएगा। जैसे मोबाइल में कैमरा होता है, कैमरा से क्लिक करते हैं तो फ़ोटो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिखता है, लेकिन उसमें भी लेंस होता है। तो हमारे आँख में क्या होता है? लेंस है, रेटिना है। तो उसमें क्या होता है? फ़ोटो क्लिक होता है हमारे आँख में, हम जिस पिक्चर को देख रहे हैं, भगवान का दिया हुआ है, शुक्रगुज़ार होइए। आप देख तो लेते हैं, आप किसी को भी देखते होंगे, वो आदमी है, वो लड़की है, कुछ भी है। तो उसका प्रतिबिंब इमेज बनता है। तो वो इमेज कैसा बनता है? तो वास्तविक। तो रेटिना पे यहाँ की बात किया जाए, रेटिना पे बना प्रतिबिंब यानी इमेज कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल लीजिए। समतल दर्पण, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बोलिएगा काल्पनिक होता है। ये किसकी बात किया? समतल दर्पण का बात किया। तो समतल दर्पण में काल्पनिक, काल्पनिक इमेज बनता है और वस्तु के बराबर इमेज बनता है तथा सीधा इमेज होता है। ये दर्पण मतलब समझे? ये हुआ आईना, जिसको मिरर बोलते हैं। आपके घर में भी होगा, है ना? आपके घर में भी होगा, जो आप अपना मुँह देखते होंगे तो वो समतल दर्पण है, ठीक है? समतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है, इसकी बात की जा रही है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब? तो काल्पनिक बनता है। पहला काल्पनिक, वस्तु के बराबर। अपने आप इमेज देखिएगा तो आपसे बड़ा नहीं दिखेगा, सेम जैसा आप हैं, वैसा ही दिखेगा। तो काल्पनिक तथा वस्तु के बराबर तथा सीधा दिखेगा। अगला सवाल लीजिए, अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल बोलता है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना गया है, जो रिफ्लेक्ट करे? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना गया है, समतल दर्पण को माना गया है, या प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, यानी रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करता है। सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? तो समतल दर्पण। अगला सवाल, दो समानांतर दर्पण, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनता है? तो अनंत, इनफाइनाइट पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अनंत, इनफाइनाइट पे बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हैं या भाग गए? भाग गए? चले जाइएगा, बिल्कुल नहीं आइएगा, बिल्कुल नहीं। जब बहाली आएगा उस समय फिर मिलेंगे हम। तब आप फिर बोलेंगे सर सीट कम है, समय कम मिला। कोई समय कम नहीं मिला, कोई न कोई पढ़ रहा है। 1 साल कम नहीं होता है। इस बार का जो लगाई होगा, बस जो पहले से ऑलरेडी पढ़े होंगे ना, पहले से, वो बस एग्ज़ाम के समय में रिवीज़न करेंगे और ऐसे ही नोट्स उस समय काम आएगा। वो तो पढ़ चुके होंगे, वो तो पढ़ चुके हैं, बस उनको रिवीज़न चाहिए। साहब को भी कहेंगे लग जाइए साहब, कोई नहीं बोलेगा पढ़िए, ठीक है? सब बोलेगा हम नहीं पढ़ते हैं, कोई न कोई पढ़ रहा है। हवा का, हवा का बुलबुला जल में कैसे व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, हवा का बुलबुला। अगला सवाल, विद्युत का जो फ्यूज़ होता है, विद्युत फ्यूज़ मिश्रण किस चीज़ का होता है? तो पहला तांबा, दूसरा टीन और तीसरा सीसा का, तीसरा सीसा का। विद्युत जो फ्यूज़ जो बना होता है, जो फ्यूज़ होता है, विद्युत में जो यूज़ होता है, विद्युत फ्यूज़, वो किसका मिश्रण होता है? तांबा, तांबा, टीन ये धातु है तथा सीसा का। अगला सवाल लीजिए, जो अपने घर में हीटर चलाते हैं, अपने घर में हीटर, हीटर, ये हीटर समझ गए ना? जो अभी ठंडी का मौसम आता है तो हीटर खरीद के लाए होंगे, बजाज कंपनी का लाए होंगे। तो हीटर, हीटर का जो तार होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक प्रकार का धातु है, उसका बना होता है। अगला सवाल, बल्ब, जो आपके घर में बल्ब होता है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का। आजकल तो बल्ब का इस्तेमाल कम हो गया है, आजकल तो ट्यूबलाइट का लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एडिसन साहब ने जो बल्ब का आविष्कार किया था, आज से 15 साल, 20 साल पहले आप लोग देखते होंगे, बल्ब होता था, लाल रोशनी देता था, उसमें टंगस्टन, वो बल्ब के अंदर टंगस्टन लगा होता था। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है? चलिए, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन-सा है? नाइट्रोजन। उसमें जो गैस भरा जाता था नाइट्रोजन है, और वही बल्ब विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता था, वह टंगस्टन का बना होता था, टंगस्टन का बना होता था और उसमें नाइट्रोजन गैस भरे जाते थे। ट्यूबलाइट, जो आपके घर में ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? तो पारे का वाष्प, व आर्गन। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, चूँकि आपके घर में भी
ट्यूबलाइट होगा, उसमें एक गैस होता है, उसमें एक प्रकार का गैस होता है, वो कौन-सा गैस है? तो ट्यूबलाइट में जो भगा जाने वाला गैस है, वो पारे का वाष्प, पारा धातु होता है, उसका वाष्प व आर्गन, ये इसका होता है। अगला सवाल देखिए, फ्यूज़ का तार, फ्यूज़ का तार मैंने बताया ना किस चीज़ का मिश्रण होता है? सीसा, सीसा, सीसा और टीन और तांबा है तो तांबा भी मार दीजिएगा। तांबा, सीसा व टीन ये 3 धातु का मिश्रण होता है। अगला सवाल, फ़ोटोग्राफ़ी में फ़ोटोग्राफ़ी में उपयोगी तत्व कौन-सा है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो कैमरा होता है, जो वीडियो शूट करता है ना? आजकल तो मोबाइल में कैमरा हो गया, लेकिन पहले वाले कैमरा में क्या होता था? फ़ोटोग्राफ़ी में फ़ोटोग्राफ़ी में उपयोगी जो तत्व होते हैं, वह सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये सब प्रश्न पूछता है भाई साहब, पूछेगा भी, पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है। अब कौन प्रश्न पूछ देगा ये तो मैं भी नहीं जानूँगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। फ़ोटोग्राफ़ी में फिक्सचर यूँ कहें अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग क्या होता है? तो कहिएगा सोडियम सोडियम थायोसल्फ़ेट, सोडियम थायोसल्फ़ेट का इस्तेमाल फ़ोटोग्राफ़ी में फिक्सचर के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? अगला सवाल लीजिए। फ़ोटोग्राफ़ी में कौन-सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कहिएगा ऑक्ज़ेलिक, ऑक्ज़ेलिक अम्ल, ऑक्ज़ेलिक अम्ल का इस्तेमाल फ़ोटोग्राफ़ी में होता है। फ़ोटोग्राफ़ी में फिक्सचर के लिए या स्थायीकरण के लिए कौन-सा प्रयोग? सोडियम थायोसल्फ़ेट। अगला, तेल दीप की जो बत्ती में तेल का ऊपर उठना, ये होता है केशिकत्व क्रिया के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण। जब आप भगवान के सामने में जो हमारे सनातन धर्म में कहा गया दीप जलाइए, जो दीप जलाते हैं तो उसमें बाती होता है, बत्ती होता है। उसके बाद तेल डालते हैं, तो देखिएगा बत्ती कैसे जलता है? मैं तो जानता हूँ कि उसमें तेल डाले हैं, लेकिन उस बत्ती में तेल ऊपर तेल इसका मतलब जो बत्ती होता है, बत्ती में जो दीप जलाते हैं, तो बत्ती में तेल डाले, तेल ऊपर कैसे पहुँचता होगा? कैसे? तो एक क्रिया होती है केशिकत्व, केशिकत्व, केशिकत्व क्रिया के कारण तेल ऊपर चढ़ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ देखिए, जो डायमंड होता है हीरा, हीरा का चमकना तथा मृच्छका बनने का कारण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 सवाल है, ध्यान रखिएगा। हीरा का चमकना या यूँ कहें मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है और या मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, भू-स्थिर उपग्रह की ऊँचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर भू-स्थिर उपग्रह की ऊँचाई होती है। सूर्य की ऊर्जा का सोर्स कहाँ से मिलता है? जो आप धूप में बैठते हैं, सूर्य की जो ऊर्जा आता है, जो हमें धूप लगता है, गर्मी लगता है, तो उसकी ऊर्जा एक्चुअल में जो भगवान सूर्य है, उसके अंदर ऊर्जा कहाँ से बनता है? कैसे इतना ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है? कैसे? तो कहिएगा नाभिकीय संलयन के कारण ये सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला सवाल देखिए, रॉकेट रॉकेट की जो गति है आधारित है किस पे? संवेग, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट की गति निर्धारण होती है। चलिए, अब देखिए अगला सवाल। ये जो अपना आँख है, मानव नेत्र जो अपना आँख भगवान ने दिया है, वह किस पे कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अपना जो आँख है, मानव जो नेत्र है, वह कैसे कार्य करता है? उत्तल लेंस जो भगवान ने अपना आँख दिया है, कैसे? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। एक बीमारी होता है जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। आपके घर में किसी को निकट दृष्टि दोष है, मान लीजिए चचा को या दादा को या मम्मी को या पापा को होता है ना, चश्मा लगा लेते हैं, कोई ना कोई तो बीमारी होगा। 2 प्रकार का बीमारी होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है और दूर में निकट का उल्टा कर दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोलते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो उसको एक लेंस लगा के अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? तो जो आँख का नेत्र है, आँख का जो नेत्र लेंस है, उत्तल लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी कम हो जाना, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष बीमारी में क्या होता है? किसी को जब निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया हो जाता है, तो उसको नहीं दिखता है। क्या कारण है? तो जो अपना जो नेत्र लेंस है, तो मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस और उत्तल लेंस मोटा हो जाता है। उत्तल लेंस नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। मोटा या यूँ कहें जो फ़ोकस दूरी है,
वो कम हो जाता है। इसके कारण आदमी को निकट दृष्टि दोष में नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने बताया था ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ देखिएगा साहब, दीर्घ दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया दूर जो किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर, उत्तल लेंस का प्रयोग अगर कर देंगे तो दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अगला सवाल, परमाणु बम। पाकिस्तान बोलता है ना कि परमाणु बम हम छोड़ देंगे इंडिया पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। परमाणु बम का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो किस पे काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम काम करता है। एक आजकल चल रहा है इससे भी विशाल, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन सूर्य जो रोशनी देता है उसमें हाइड्रोजन का नाभिकीय होता है। हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है किस पे आधारित है? तो कहिएगा नाभिकीय संलयन। और यही नाभिकीय संलयन के कारण ही हमारे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए अगला सवाल देखिए साहब, अगला सवाल देख लीजिए आप। अगला सवाल देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है इसमें किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। दाढ़ी बनाने या आंख, नाक, कान की जांच करने के लिए कौन सा कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण। भैया अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल काहे करते हैं? इसीलिए देखिएगा दाढ़ी के दुकान में आप अपना दाढ़ी बनाने जाइए तो वहां देखिएगा आपका मुंह बड़ा दिखेगा। या डॉक्टर साहब जो आपका आंख देखता है, या गला के अंदर, गला के अंदर देखिए, या जो फौजी सबके पास टॉर्च होता है ना, या यूं कहे जो अपने गाड़ी चलाते हैं मोटरसाइकिल चार चक्का, जो हेडलाइट होता है आगे वाला, जो रात में चलाते हैं तो रोशनी बहुत दूर तक जाता है। क्यों? उसमें क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो वही बोला है, क्या दाढ़ी बनाने या यूं कहे आंख, नाक, कान, ये सब देखने के लिए, इसका जांच करने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? कहिएगा, कहिएगा अवतल दर्पण। और आज का क्लास यही खत्म होता है। ये क्लास आज का खत्म होता है। छठवां क्लास था। पुराना क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। नोट्स आपको नौकरी तक के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत भाई साहब? कोई दिक्कत भाई साहब? हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, और मैं फिर बता दूं, यूट्यूब पे सारा क्लास आपको वहां पे यूट्यूब पे नौकरी तक जैसे ही खोलेंगे, जैसे ही नौकरी तक खोलिएगा, देखिए कल का भी मैंने क्लास करवाया। शायद आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े, 1 से लेके 12वीं तक किसी में टीचर बनिए। तो जीके जीएस का 1857 का जो क्वेश्चन है, ये मात्र 35 मिनट का क्लास है। इसको आप कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिएगा। फिर भी आप नहीं करते हैं तो आप एक काम कीजिए, आपकी मर्जी, नौकरी तक खोलिए। नौकरी तक खोलने के बाद चैनल में जाइए, बताएंगे हम, आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए नौकरी तक खोलिए, नौकरी तक खोलिए, इसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए, ईडी लग जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्ले लिस्ट, प्ले लिस्ट में सबका खाना बना दिए हैं। यहाँ देखिए साइंस का बीपीएससी तैयारी 4 के लिए जो जीएस का सेक्शन में साइंस है, ये बना दिए ये इसका प्लेलिस्ट। और यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 या 5, इसमें जो आधुनिक भारत का इतिहास हिस्ट्री सेक्शन जीएस में जो पूछेगा उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। बाद बाकी एप्लीकेशन कैसे डाउनलोडिंग करें ये भी आपको हम बता दिए हैं चिल्ला चिल्ला के। चूंकि आपका प्रश्न होता है, शॉर्ट्स में जाइएगा, यहाँ देखिए एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोडिंग करते हैं, देखते हैं नहीं, मत देखिए साहब, बिल्कुल नहीं। वहां जाके आप कोर्स खरीद लीजिए, डाउनलोडिंग करके प्रिंट निकाल लीजिए। चलिए तो आज के वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगला क्लास आपका जीएस सेक्शन में ही हम जीएस सेक्शन में लेंगे, हिस्ट्री का सेक्शन। तो बने रहिएगा। सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो हम दे ही गए, लेकिन आपको पढ़ना आपको होगा और चयन माता रानी देगी। जय हिंद, जय भारत।